एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ के लिए जो एक सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी सेल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू द सेल क्या कहती है? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है, लिविंग इंसान, जीव जंतु, सब किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। सेल क्या होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि सेल क्या करती है, जैसे आपकी ही बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो भी किसकी? सेल की बनी होती है। तो एक स्ट्रक्चरल रोल भी है उसका, फंक्शन भी करती है और बायोलॉजिकल यूनिट तो है ही। सेकेंड पॉइंट है द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके मिलके बने होते हैं? सेल के मिलके बने होते हैं। जैसे एक घर को बनाने के लिए जो उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं ईंट, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या है? आपकी सेल। अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ independently, hence they are known as building blocks of life। जो सेल होती है वो खुद से रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी ही सेम कॉपी बना लेना। ठीक, जैसे आप हो, आपकी ही जैसा कोई दूसरा इंसान बना लेने की आपके अंदर अगर एबिलिटी आ जाए तो आप क्या कहलाओगे? रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर ये एक सेल है तो ये सेम अपने ही जैसी दो सेल बना सकती है। ठीक है, तो हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब लाइफ की क्या बहुत सारी सेल्स बनती चली जाती है, इसलिए सिर्फ क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब सेल क्या होती है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। तो डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, सबसे पहले सेल को किसने देखा था? द फर्स्ट सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने लाइव सेल नहीं देखी थी। इन्होंने जो सेल देखी थी वो सेल क्या थी? मरी हुई सेल थी। ठीक, जैसे प्लांट की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्क या जो छाल होती है। ठीक है, तो वो सारी क्या होती है? वो डेड सेल्स होती है। तो इन्होंने उसी पेड़ की ही छाल को एक देखा था खुद के ही माइक्रोस्कोप से, तो वहां इन्हें क्या डेड सेल देखने को मिली थी, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले सेल को देखा। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में। इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, जिंदा सेल। जिंदा सेल को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जो इन्होंने क्या बताया था? प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, ये सेल को इन्होंने देखा था। जो रॉबर्ट हुक थे उनके टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने ज़्यादा अच्छे कंपनी के नहीं थे, इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेल के बारे में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। लेकिन 1674 में जो साइंटिस्ट आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने अपने जो माइक्रोस्कोप था उसको थोड़ा मैग्नीफाई किया था, थोड़ा इम्प्रूव किया था और उसमें इन्होंने लाइव सेल को देखा था। इन्होंने सेल में क्या देखा था कि जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जैसे कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस टाइप के इनको कंपार्टमेंट्स देखने को मिले थे उस सेल के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि भाई जो सेल है उसके अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज है जिसका क्या नाम है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम आपको वन बाय वन आगे बताएंगे। तो जैसे आपने डीएनए के बारे में सुना है, आपकी आइज का कलर जो भी डिफाइन करता है, आपकी स्किन का कलर, आपके हेयर की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीजें जो डिफाइन करती है वो क्या करते हैं? आपके न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है? आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम ये सब चीजें डिफाइन करते हैं। तो वो सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। उसके बाद आए थे तीन साइंटिस्ट, शेल्डन, सचवान एंड पुरकिंजे। नाम याद रखना आपको, तीन भाई तीनों तबाही। ठीक, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। शेल्डन एंड सचवान 1838 से 1839, 2 साल के अंदर इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी देने के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजे। 1839 में इन्होंने बताया कि इस सेल के अंदर एक और लिक्विड फॉर्म है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ये किसने बताया था? पुरकिंजे ने। तो शेल्डन एंड सचवान ने सेल थ्योरी में क्या चीजें बताई हैं, आइए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या कहती है इनकी?
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, हर ऑर्गेनिज्म जो भी है एक से या एक से ज़्यादा सेल के बने हैं। इसको इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिफाइन किया है। अगर एक सेल का बना हुआ है उसका नाम इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिया, और जो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या बोला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जितनी भी नई सेल बनती हैं, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो इससे डिवाइड होकर आगे 2 सेल बनी, ठीक, फिर ये आगे डिवाइड होकर कितनी सेल बनी, 4 सेल्स बन गई। तो ये सब क्या होती है, बता रहे कि ये जितनी भी नई सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग मतलब इससे पहले वाली सेल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ऐसा इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में मेंशन किया। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डिन एंड सचवान ने दी थी। इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हैं, और जो भी सेल है अगर एक सेल से बना है तो वो यूनिसेलुलर कहलाएगा, मोर ज़्यादा सेल से बने हैं तो वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जितनी भी नई सेल्स है वो आपकी सारी किससे, पुरानी सेल से मिलकर बनी होती है, और किससे, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है ये भी आपको इसी चैप्टर में मैं आगे बताऊंगी पूरी डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल नंबर की। तो अभी जैसा कि उनकी थ्योरी में उन्होंने बोला था कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, तो उसको उन्होंने कैटेगरी वाइज डिफाइन किया था। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन द अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये जितने ऑर्गेनिज्म है ये सब किससे मिलकर बने हैं, एक सेल से मिलकर बने होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। जितने यूनि मतलब होता है एक, ठीक है, जो भी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना है ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या है आपके, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। Next, on the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, जो बहुत सारी cells, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल भी बोल सकते हो, जैसे लाइक फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जो भी फंजाई की कैटेगरी में जो फंजाई आते हैं, जितने प्लांट्स हैं आपके और जितने भी एनिमल्स हैं ये सब किस में आते हैं आपके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी किससे बनी होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये आपकी एनसीईआरटी के ही 4 एग्जाम्पल है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल कैसी दिखती है, तो देखिए सेल का दिखना या उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रही हैं उसके बेसिस पर डिफाइन होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है काफ़ी सेल के स्ट्रक्चर, ये आपकी स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, एग सेल, स्पर्म एंड बोन सेल्स, फैट सेल्स, ठीक है। फैट, जिसकी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है तो वो फैट सेल्स कैसी होती हैं, तो ये सबके स्ट्रक्चर आपको दिए हैं। ये जो नर्व सेल होती है ये आपके दिमाग की सेल्स होती है, ठीक है। आपके ब्रेन में जो सेल्स होती हैं वो होती है नर्व सेल्स। ब्लड सेल जो आपके ब्लड में पाई जाती है। स्मूथ मसल सेल जो आपकी मसल्स की सेल होती है, ठीक है। ओवम, एक्सेल, ठीक। और सबसे अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है PPLO। इसका फुल फॉर्म बात करें तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा की सेल। अगर सबसे बड़ी सेल की बात करें तो जो सबसे बड़ी सेल होती है वो है आपकी ऑस्ट्रिच एग सेल्स, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी हुई, वो आपकी ऑस्ट्रिच एग सेल। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सी आपकी, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, स्ट्रक्चर बस आपको सिर्फ देख लेना है अच्छे से कि कौन से सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया सेल के स्ट्रक्चर की, तो अभी तक हमने बात कर लिया। फाइनली आते हैं थोड़ा उसकी बात करते हैं कि सेल दिखती कैसी है। तो देखिए ये होती है, मान लीजिए आपकी ये कोई सेल है, ठीक है,
उसके किनारे किनारे जो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये जो एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, इसकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी। जैसे ही किसी चीज को सेफ रखने के लिए बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती है, उसी तरह एक सेल को सिक्योर रखने के लिए उसके साइड साइड की लेयर क्या कहलाती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पीएम सीएम दोनों आ गए। अब यहाँ पर इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं हमारे, ठीक। अब हम बात करते हैं एक और स्पेशल स्ट्रक्चर की जो प्रेजेंट होता है इसी सेल के किनारे, जिसे ऐसे ऐसे मैंने दिखा दिया। ये जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, आपकी सेल वॉल, सेल वॉल, जिसे बोलते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। अब जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है वो भाई बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम लोगों को मिलती है। तो ये जो जेड सेल वॉल होती है ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट की सेल्स में प्रेजेंट होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये आपके प्लांट की सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। उसका रीजन ये है क्योंकि जो सेल वॉल है इसका काम क्या है, जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी मतलब कि भाई इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह चल कर नहीं जा सकते, वो एक ही जगह पर रहते, इसलिए उन्हें एक और सिक्योरिटी फॉर्म में उनको क्या दे दिया गया, भगवान ने सेल वॉल दे दी कि भैया जाओ अपना भला करो। एनिमल सेल में क्या होती है कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, सिर्फ क्या होती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या इसको बोल सकते हो आप सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें होती है। तो वन बाय वन इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स की भी हम बात करेंगे अभी आगे डिटेल में। अभी ये नॉर्मल आपको सेल के बारे में मैंने इसे डायग्राम आपको बता दिया। आपकी बुक में या आपके अगर एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन पेपर में अगर सेल का डायग्राम पूछा जाता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी आप डायग्राम डिट्टो बुक वाला नहीं भी अगर बना के आ रहे हो, आप नॉर्मल भी अगर डायग्राम बना रहे हो तो उसकी लेबलिंग सही करिए, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस इसी को ही प्रेजेंट करना है, ठीक है, न्यूक्लियस इसी को बताना है। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने बना दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया सही होना चाहिए लेबलिंग, तो डायग्राम जैसा भी हो उसकी लेबलिंग सही होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज की बनी होती है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, outermost covering of the cell and it separates cell content from external environment। जो आपके बाहरी वातावरण होता है, जैसे ये देखिए इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है इससे क्या करती है, इसको सेपरेट करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसके बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक। तो outermost covering of the cell and it separates cell contents from the external environment। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अलाउस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ये क्या अलाउ करती है, किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। अब बॉडीगार्ड्स का क्या काम होता है, वो यही डिसाइड करता है ना कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा। तो उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी सेम काम यही होता है कि किसको एंट्री देनी है किसको बाहर जाने देना है, ये कौन डिसाइड करती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑन सम मटेरियल, सेल के अंदर कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जो अगर बाहर निकल गए तो सेल डेड हो सकती है, तो वो मटेरियल सेल से बाहर ना निकले उनको रोकने का भी काम कौन करती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अलाउस डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को मैं अभी आपको आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो ये क्या अलाउ करती है, डिफ्यूजन करती है किसका, सब्सटेंस कौन से, CO2 और ऑक्सीजन गैस का, ठीक। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट किसको अंदर लेना है किसको बाहर देना है, ये सब का क्या मूवमेंट को रेगुलेट करने का भी काम क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि ये किस चीज की बनी होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये जो कवरिंग है ये किस चीज की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलाउड डिफ्यूजन। अब इसके बाद ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हमने बताई आपको कि अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है, इन एंड आउट, तो ये सब ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर आना, वो दो टाइप का होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं आपकी सेल के अंदर, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक, हाई से लो कंसेंट्रेशन की ओर इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, इट इज स्लोली, बहुत धीमे धीमे होता है मूवमेंट, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्या ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है क्या क्या होता है, हाई से लो कंसेंट्रेशन की ओर होता है मूवमेंट, किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत स्लो मूवमेंट होता है और बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, लो से हाई की ओर जा रहे हैं। अब भैया लो से हाई की ओर बढ़ रहे हो तो एनर्जी तो खर्च होएगी ही, तो यहाँ पर क्या होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये ATP क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इट इज अ रैपिड मूवमेंट, बहुत जल्दी मूवमेंट होता है। एक्टिव भैया जहाँ एनर्जी लग रही है वहाँ तो काम फास्ट होगा ही। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी मूवमेंट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, ये किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो कैसे याद करना है आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हाई से लो कंसेंट्रेशन की ओर होता है, किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत स्लो मूवमेंट होता है और यहाँ पे क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव में एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे लो से हाई उल्टी गंगा बह रही है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी जहाँ ज़्यादा लगेगी वहाँ मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, रैपिड मूवमेंट होगा। मूवमेंट किसका किसका होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, some substances like carbon dioxide और oxygen can move across the cell membrane, cell membrane ना यही सेल है, इसके किनारे किनारे की क्या कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन। तो इनसे और इनके बीच में अंदर आना और ये बाहर जाना, किसका, O2 या फिर CO2, ठीक है। यहाँ पर CO2 भी हो सकती है, यहाँ पर O2 भी हो सकती है, ठीक। तो इन दोनों गैसेस का क्या मूवमेंट होना अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब सेल के अक्रॉस इन दोनों का मूवमेंट होना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का मूवमेंट होना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप कोई भी रिएक्शन चल रही है जिसमें किसी भी तरह की आपको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो इट इज सॉ देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों टाइप के। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इज द कंसेंट्रेशन इज लो, हाई से लो की ओर, मतलब अगर बाहर कंसेंट्रेशन इसकी हाई है तो वो कहाँ की ओर बढ़ेगा, लो की ओर, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ कहाँ होती है इसकी कंसेंट्रेशन होती है, किसमें, डिफ्यूजन में। In the process of diffusion, the molecules of one substance mix with the molecules of other substance. यहाँ के molecules, मान लीजिए ये सेल है, इसके बाहर का ये जो environment है, ठीक है, इसके बाहर भी तो इन्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या कंसेंट्रेशन हाई लो हो सकती है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, हाई से लो की तरफ कंसेंट्रेशन इनकी होती है, ठीक है, हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्स भी हो रहे हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, अदर सब्सटेंसेस से, अंदर बाहर के सब्सटेंसेस से यहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या होता है, मिक्सअप होता है, ठीक। तो डिफ्यूजन में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस क्या होती हैं, अंदर से बाहर जाती हैं, कहाँ से, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, और मूवमेंट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, मतलब अपने आप ये चीज़ें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, यहाँ तो डिफ्यूजन बात कर ली, अब आते हैं ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन कैसे हो रहा था, यहाँ पर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल है और यहाँ पर सेल के पास क्या होती है भाई,
एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा और मेम्ब्रेन मान लो। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस कहाँ होगी, वहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली मतलब यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही एंट्री मिलती है और सेलेक्टेड चीज़ें ही आपकी बाहर जा सकती हैं, ठीक, ऑस्मोसिस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, कितने टाइप की ऑस्मोसिस होती है। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट इंटर टू द सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का आना आपका क्या कहलाएगा, इंडोऑस्मोसिस, ठीक। और सेल से बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट का मूवमेंट होना, सॉल्वेंट मतलब सेल के अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर सेल से बाहर जा रहे हैं तो एक्सोऑस्मोसिस हो रही है, और अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो ये क्या होगी आपकी इंडोऑस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एग्जिट बाहर की ओर होता है, तो एक्सोऑस्मोसिस क्या, सेल से बाहर की तरफ। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मूव आउट टू द सेल कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अब सेल से बाहर कोई चीज निकल रही है तो सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सेल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और सेल के अंदर अगर पानी आ रही है, मान लीजिए सेल है और इसके अंदर अगर आपने पानी भर दिया तो सेल क्या हो जाएगी, फूल कर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सेल फूल की बड़ी हो जा रही है मतलब सेल स्वेल हो रही है, तो स्वेल हो रही है तो यहाँ क्या है, इंडोऑस्मोसिस। और सेल की से बाहर की ओर पानी निकल रहा है तो सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो यहाँ क्या हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस में क्या है डिफरेंस, बस याद रखना है आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, कि वहाँ पर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल वॉल और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में इसको करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखनी है आपको। सबसे पहले कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर सेल का याद रखना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ब्लड सेल कैसी होती है, स्मूथ मसल सेल कैसी होती है, नर्व सेल कैसी होती है। तो सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर, जैसा उसका फंक्शन वैसा उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में याद रखना है आपको सेल नंबर, सेल नंबर में कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बताए थे, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो कौन कौन से थे आपके, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट सेल थ्योरी में याद रखना है, सेल थ्योरी किसने दी थी, दो टाइप के साइंटिस्ट थे, तीन भाई तीन तबाही, याद रखनी है आपको ऐसे। साइंटिस्ट जो दो थे जिन्होंने सिर्फ सेल थ्योरी दी थी वो थे शेल्डिन एंड सचवान, ठीक है। उसके बाद उस सेल थ्योरी में एक और चीज को ऐड किया था, क्या बताया था उन्होंने कि भैया सेल के अंदर एक और चीज है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, पुरकिंजे, ठीक है। तो याद रखना शेल्डिन, सचवान और पुरकिंजे तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, लेकिन अगर सेल थ्योरी की सिर्फ बात करें थ्योरी तो शेल्डिन, सचवान ने दी थी, उसमें एक और चीज को ऐड किया था वो थे पुरकिंजे, ठीक। सन याद रखना है 1838 1839 दोनों का सेम है। सेल को मरा हुआ सबसे पहले देखा था, सबसे पहले सेल को देखा था, दर्शन किए थे रॉबर्ट हुक ने, उन्हें नहीं पता था ये जिंदा है मरी, लेकिन बाद में पता चला कि ये डेड सेल थी। लाइव सेल को, जिंदा सेल को सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, वो बताया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये कुछ डिस्कवरी है सेल की जो साइंटिस्ट के नाम है और सन जो आपको रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में बता दिया कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो सबसे किससे मिलकर बना है, वो आपकी सेल से मिलकर बना है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की थ्योरी की बात करते हैं, सेल वॉल क्या होती है, इसके ऑर्गेनल्स, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, सारी चीज़ें उस वन शॉट में कवर कर देंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर चीज़ है जो नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।